राकेश झुनझुनवाला इंडिया के बिग बुल जिन्होंने टाइटन के शेयर 3 रुपए के प्राइस पे खरीदा था। आज उस शेयर की वैल्यू 3600 है। अकेले इसी शेयर से इन्होंने 16,000 करोड़ कमाए हैं और एनसीसी 10 पे लिया हुआ शेयर आज 350 प्लस पहुंच चुका है। ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों शेयर्स हैं जिसके थ्रू राकेश झुनझुनवाला ने अरबों रुपए कमाए हैं। पर क्या आपको पता है कि इन्होंने स्टॉक मार्केट की शुरुआत महज 5,000 रुपए में की थी और अपने 37 साल के सफर में इन्होंने उस 5,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आज 45,000 करोड़ की वेल्थ में तब्दील कर दिया है। इतने कम समय में इतना ज्यादा पैसा बनाने के पीछे इनके 4 कोर इन्वेस्टिंग रूल्स एंड लाइफ के 2 मेजर टर्निंग पॉइंट्स हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इनकी सक्सेसफुल इन्वेस्टर की जर्नी और इनके स्टॉक मार्केट के गुरु के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से राकेश झुनझुनवाला ने इतनी सक्सेस हासिल की है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 में राजस्थानी मारवाड़ी फैमिली में हुआ। उनके फादर इनकम टैक्स ऑफिसर थे। राकेश मिडिल क्लास फैमिली से थे पर अपने फादर को बचपन से ही वो देखते आए थे कैसे वो स्टॉक मूवमेंट्स के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन किया करते थे। राकेश के अंदर भी स्टॉक से रिलेटेड काम करने की इच्छा हुई तो उनके पापा ने उन्हें न्यूज चेक करते रहने की सलाह दी क्योंकि वही सारे मार्केट मूवमेंट मेंशन्ड होते थे। उनका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो था पर उनके डैड ने रिस्क ना लेने का फैसला किया और उन्होंने बोल दिया कि अपना डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद ही मार्केट में घुसना। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन मुंबई के सिंडेनहम कॉलेज से की, फिर 1985 में चार्टेड अकाउंटेंसी कंप्लीट की। अब वो समय आया जब वो अपने पापा से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा मांगते हैं। पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके पापा ने पैसे देने से मना कर दिया और उन्हें एडवाइस दी कि कभी भी मार्केट में फ्रेंड्स और फैमिली से पैसे लेके इन्वेस्ट मत करना वरना तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पर उनके पापा को ये नहीं पता था कि आगे चल के उनका यही बेटा इंडिया का बिग बुल बनने वाला था। राकेश झुनझुनवाला निराश तो थे पर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी 5,000 की सेविंग से ही अपना स्टॉक मार्केट का सफर शुरू किया। शुरुआती दिनों में कैपिटल कम होने के कारण उन्होंने ट्रेडिंग ही की और जब उन्हें अपनी स्किल पर भरोसा हो गया तब उन्होंने अपने भाई से मदद मांगी जो पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट थे। राकेश झुनझुनवाला के भाई ने उन्हें अपने कुछ क्लाइंट से मिलवाया जो एफडी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे। उस समय पर एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था पर राकेश झुनझुनवाला का एंथुसियाज्म बोले या उनका नॉलेज, उन्होंने 2 क्लाइंट्स को इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया और उनसे वादा किया कि वो उनको साल का 18% रिटर्न देंगे। पहले क्लाइंट से उन्हें मिले 2,50,000 रुपए एंड सेकंड क्लाइंट से उन्हें 5 लाख रुपए। पैसे मिलते ही उन्होंने अपना पहला दाव टाटा टी पे लगाया। इसके पीछे रीजन ये था कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे एंड कंपनी काफी अंडर वैल्यूड थी जिसके चलते उन्होंने 5,000 शेयर्स खरीदे 43 रुपीज के रेट पे जिनकी कीमत 3 महीनों के अंदर 143 रुपीज पे पहुंच गए जिसके चलते उन्हें खूब प्रॉफिट हुआ। अब उन्हें बड़ा कैपिटल मैनेज करना आ गया था तो फिर उन्होंने और भी कई सारे ट्रेड्स लिए और साल 1985 में ही 12.5 लाख की कैपिटल अब 30 लाख की हो चुकी थी। लेकिन ये तो बस प्रॉफिट की शुरुआत थी। असली स्टॉक मार्केट की जर्नी तो अभी शुरू होना बाकी थी। राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में अपना स्टॉक मार्केट का सफर शुरू ही किया था कि 1983 में रिसेशन आ गया। ऐसे में कोई भी नॉर्मल इंसान घबरा जाता और स्टॉक्स में पैसे तो नहीं डालता क्योंकि रिसेशन का मतलब तो यही होता है कि अब कुछ टाइम के लिए इकोनॉमी में ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी और ऐसे में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना भी सेफ नहीं माना जाता क्योंकि ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस नहीं होते। टीआर टू एवरीवन सरप्राइज। राकेश झुनझुनवाला ने ऐसे समय पर टाटा पावर के शेयर्स खरीद लिए और देखते ही देखते उनका ये डिसीजन भी सही साबित हो गया और उनकी नेटवर्थ 30 लाख से बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई। फिर क्या था, उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने 1986 से 1989 तक अलग अलग सेक्टर्स में ट्रेड किया और उनकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए हो गई। राकेश झुनझुनवाला का मानना था कि अपने हर ट्रेड पे कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी लॉन्ग रन में हम अपने डिसीजन से प्रॉफिट कमा पाएंगे। अपनी इसी थ्योरी के चलते राकेश झुनझुनवाला ने सेसा गोवा जो कि एक माइनिंग कंपनी थी इसके शेयर्स खरीद लिए। इसके पीछे रीजन था कि अभी तक ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुई थी और राकेश झुनझुनवाला को पता था कि ये इंडस्ट्री आने वाले सालों में ग्रो होगी। ऐसे में राकेश झुनझुनवाला ने सेसा गोवा में
बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। 22 रुपए के हिसाब से 4 लाख शेयर्स बाय कर लिए, जो कि उनकी वेल्थ का 85 to 90% अमाउंट थी। एंड उनका ये डिसीजन भी एकदम सही साबित हुआ और देखते देखते उनकी वेल्थ 2.5 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली प्रॉफिट या यूं कहे कि उनकी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट साल 1989 में आया, जब प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह की गवर्नमेंट बजट लाने की तैयारी कर रही थी। मगर इस बजट को लेकर जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर थे वो ज्यादा खुश नहीं थे। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि जो बजट वीपी सिंह इंट्रोड्यूस करने वाले थे, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को लग रहा था कि वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं होगा और ज्यादा सोशल थिंग्स के फायदे में होगा, जिसके चलते बिजनेसेस ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे और स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है उसके ग्रो होने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए वीपी सिंह के बजट शेयर करने से पहले मार्केट में बहुत गिरावट आती है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ राकेश झुनझुनवाला इस पूरे मौके का फायदा उठा के बहुत सारी कंपनीज के शेयर बहुत सस्ते पे खरीद के रख लेते हैं। अब उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि वीपी सिंह जो है वो ऑलरेडी एक बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। उनका एक ऐसा बजट इंट्रोड्यूस करना जो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जहां पर सभी अपने शेयर्स बेच रहे थे, वहीं पर राकेश झुनझुनवाला शेयर्स बाय कर रहे थे और कुछ ही समय में उनका अनुमान एकदम सही निकला और ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अब 25 करोड़ की हो चुकी थी। अब स्टॉक मार्केट की दुनिया में राकेश झुनझुनवाला का बहुत नाम हो गया था, क्योंकि एक मिडिल क्लास बॉय जो 5,000 रुपए लेकर आया था, उसने 4-5 सालों में ही स्टॉक मार्केट से 25 करोड़ रुपए कमा लिए थे। लेकिन इसमें से राकेश झुनझुनवाला के पास कुछ भी नहीं होता अगर उनको मेंटोर करने वाले लोग उनके साथ ना होते। वो कई सारे डिसीजन सिर्फ इसलिए ले पाए क्योंकि उनको मेंटर करने वाले लोग बहुत पावरफुल थे। दरअसल साल 1985 में जब राकेश झुनझुनवाला काफी शेयर ब्रोकर्स के साथ बैठा करते थे, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात मिस्टर राधा कृष्णन दामनी से हुई। झुनझुनवाला हमेशा ये कहते आए हैं कि मुझे बहुत लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है, पर सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस किया है वो मिस्टर राधा किशन दमानी ने ही किया है। वो एक अच्छे इन्वेस्टर के साथ साथ एक अच्छे लिसनर भी थे और राकेश झुनझुनवाला एक अच्छे स्पीकर थे, जिसके चलते इन दोनों का कनेक्शन इतना अच्छा बन पाया है। राकेश झुनझुनवाला ने शेयर्स को पोटेंशियली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना और क्वालिटी कंपनीज में कब इन्वेस्ट करना है, ये सब दामिनी जी से ही सीखा था, जिसे आगे चल के झुनझुनवाला जी को बहुत फायदा भी हुआ। लेकिन हर बॉस का एक बॉस होता है, वैसे ही दमानी जी भी मनु मनेक के अंदर काम करते थे। मनु मनेक एज नॉन एज ब्लैक कोबरा ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। इनके बारे में ये कहा जाता था कि ये इतने पावरफुल थे कि पूरी की पूरी कंपनी गिरा देते थे, क्योंकि ये बियर थे। अब स्टॉक मार्केट में दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है बुल जो शेयर बढ़ने से पैसे कमाता है और दूसरा होता है बियर जो स्टॉक प्राइस के गिरने से पैसा कमाता है। और मनु मनेक बियर थे। मार्केट में इनका इतना दबदबा था कि सभी इनसे डरते थे। सभी कंपनीज के डायरेक्टर को यही चुनते थे और इन्हीं के साथ मिलकर झुनझुनवाला की लाइफ का सेकंड टर्निंग पॉइंट आया और वो था द हर्षद मेहता स्कैम। साल 1989 से 1992 तक हर्षद मेहता ने बैंक्स के पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए थे और स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर ले गए थे। लेकिन इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी। सबको लग रहा था कि मार्केट 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से बढ़ रही है। लेकिन जब जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने इसका पर्दाफाश किया तो स्टॉक मार्केट क्रैश आया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मनु मनेक और उनके नीचे काम कर रहे राधा किशन दमानी एंड राकेश झुनझुनवाला ने कमाया बाय शॉर्ट सेलिंग स्टॉक्स। इस टाइम पर बियर कार्टेल ने शॉर्ट सेल करके करोड़ों रुपए कमा लिए थे। लेकिन उसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने बियर से बुल बनने का फैसला किया, क्योंकि 1991 लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद उन्हें इंडिया में बहुत स्कोप दिख रहा था और काफी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी एंड इंडिया ग्रोइंग फेज में था। और तभी राकेश झुनझुनवाला ने सभी से कहा कि मार्केट में अब 20-30 सालों में बहुत ग्रोथ के चांसेस हैं। अब बियर बनने का टाइम नहीं है, बुल बनना पड़ेगा। फिर जिसके बाद वो अपनी एक कंपनी ओपन करते हैं 1992 में रेयर इंटरप्राइजेस के नाम से। इस कंपनी का नाम राकेश का RA और रेखा उनकी वाइफ का RE जोड़ के बनाया गया था। ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी जिन्होंने आगे चलकर बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट भी किया। और फिर आया साल 2002। रेयर इंटरप्राइजेस ने एक ऐसे शेयर में इन्वेस्ट किया जिसने राकेश झुनझुनवाला की लाइफ बना दी, या यूं कहे जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया, एंड वो शेयर था टाइटन। राकेश झुनझुनवाला ने ₹3 पे बाय किया था एंड आज उस शेयर की वैल्यू 3,600 रुपए है।
अकेले इस शेयर से इन्होंने 16,000 करोड़ कमाए हैं। राकेश झुनझुनवाला के किसी भी स्टॉक पिक करने के पीछे मेजरली 4 कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। नंबर 1, लॉन्ग टर्म विजन। स्टॉक मार्केट की दुनिया में छोटे छोटे फायदों से ज्यादा लॉन्ग टर्म फायदा देखना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप क्वालिटी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। नंबर 2, रिसर्च एंड एनालिसिस। इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड इंडस्ट्री डायनेमिक्स को थोरोली स्टडी करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को बाय किया जाता है, विच मीन्स जब कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स हो एंड कंपनी की ग्रोथ एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कंपनी के शेयर प्राइस बहुत कम हो, तब उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड रखना चाहिए। जैसे कि साल 2020 में राकेश झुनझुनवाला ने टाटा मोटर्स 80 रुपए के भाव पे बाय किया था, क्योंकि उन्हें कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही थी एंड उनका ये ट्रेड सही साबित हुआ, क्योंकि आज उस शेयर की वैल्यू 1,000 रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। शेयर्स में आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, जिससे रिस्क कम हो सकता है एंड इस तरह से राकेश झुनझुनवाला ने भी अपना पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड रखा। फूड सेक्टर से लेकर होटल्स, हेल्थ केयर, फार्मा, IT, कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस तक के कई ब्रांड्स आपको इनके पोर्टफोलियो में दिख जाएंगे। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी इसी स्ट्रेटजी से अकेले टाइटन में ही नहीं, बल्कि लुपिन, क्रिसिल, डेल्टा, कॉर्प, NCC जैसे काफी सारे शेयर्स में इन्वेस्ट किया था और आज उन्हें मल्टी बेगर रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन इन्हीं मल्टी बेगर्स रिटर्न्स के साथ जुड़े हैं बहुत सारे कंट्रोवर्सीज, ऐसे कंट्रोवर्सीज की जिन्होंने राकेश झुनझुनवाला पे सवाल उठाया कि क्या ये सच में कंपनी के फाइनेंशियल्स देखकर इन्वेस्ट करते हैं या फिर ये सब इन्वेस्टमेंट्स इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से की जाती है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि अगर कंपनी में काम करने वाला आदमी जिसे किसी सीक्रेट डील के बारे में पता हो या किसी ऐसे चीज के बारे में पता हो जिससे आने वाले समय में कंपनी को बहुत फायदा होगा और जिसका असर उनके शेयर प्राइस पर भी पड़ेगा। ये खबर न्यूज में आने से पहले किसी बाहर वाले से शेयर करना ही इनसाइडर ट्रेडिंग है। ऐसे में इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते कोई भी इन्वेस्टर न्यूज आने से पहले ही बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर सकता है एंड कंपनी की न्यूज बाहर आते ही जब शेयर प्राइस इंक्रीज होगा तब अपने सभी शेयर्स बेच के प्रॉफिट कमा सकता है, पर ये सब इलीगल है। ऐसा ही एक एलिगेशन राकेश झुनझुनवाला पे तब लगा जब उन्होंने 2005 में एप्टेक नाम की IT कंपनी के अंदर 10% स्टैक एक्वायर किए एंड फिर सितंबर 2016 में प्रोमोटर्स कंपनी में 100 करोड़ प्लस इन्वेस्ट करते हैं एंड कंपनी के 7.5 लाख शेयर्स खरीद लेते हैं, जिसमें से 2.5 लाख शेयर राकेश झुनझुनवाला के भाई खरीदते हैं और बाकी 5 लाख शेयर उनकी बहन खरीदती है, विच मीन्स अब झुनझुनवाला फैमिली के पास कंपनी का 48% शेयर था। कुछ ही टाइम में एप्टेक प्री स्कूल एजुकेशन सेक्टर में कदम रखती है एंड उनके शेयर के प्राइसेस 10% से इंक्रीज हो जाते हैं, जिसका डायरेक्ट फायदा झुनझुनवाला फैमिली को मिलता है। पर जून 2020 में सेबी ने राकेश झुनझुनवाला एंड उनकी फैमिली को नोटिस भेजा। सेबी का कहना था कि सभी लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, जो कि इलीगल है। उनका कहना था कि सभी मेंबर्स को पता था कि कंपनी प्री स्कूल सेक्टर्स में एंट्री करने वाली है, जिसको देखते हुए सबने शेयर्स खरीद लिए। पर 15 जुलाई 2021 में सेबी इस मैटर को सेटल करता है, जिसमें कई सारे मेंबर्स को करोड़ों रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। और एक बार एलिगेशन तब लगे जब जी एंड सोनी पिक्चर्स नेटवर्क का मर्जर होने वाला था, तो राकेश झुनझुनवाला ने मर्जर होने से 8 दिन पहले ही जी के शेयर्स बाय कर लिए। उन्होंने 50 लाख शेयर्स 220.4 रुपीज में बाय किए, जो अनाउंसमेंट के बाद 337 रुपए तक पहुंच गए। इसे हम एक स्मार्ट मूव भी कह सकते हैं, पर हमेशा इन्हें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट ही नहीं हुआ है। कभी कभी बड़े मिस कैलकुलेशन भी हुए हैं, जैसे कि साल 2004 में अपनी माता जी के कहने पर इन्होंने पाली हिल्स में 27 करोड़ का घर खरीदा, जिसके चलते इन्होंने क्रिसिल के शेयर बेच दिए थे। 11 साल बाद उस घर की वैल्यू 48 करोड़ हो गई और उन्हीं शेयर्स की वैल्यू 700 करोड़ थी और 50 करोड़ का डिविडेंड मिला, वो अलग। दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस कंपनी, राकेश झुनझुनवाला इसके 25 लाख शेयर्स 135 रुपए पर शेयर के प्राइस में बाय करते हैं, पर 2019 आते आते कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। मंधाना रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, 2016 में राकेश इसके 12.7% शेयर्स एक्वायर करते हैं, जिस वक्त इसके स्टॉक का प्राइस था 247 रुपए, बट दिसंबर 2021 में इसका स्टॉक प्राइस 21 रुपए रह जाता है। पर राकेश झुनझुनवाला ने हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लिए हैं।
उनका मानना है कि रिस्क उतना बड़ा ही लो कि जिसके लॉस से तुम्हें फर्क ना पड़े और तुम दोबारा रिस्क लेने के काबिल बने रहो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 7 अगस्त 2022 में लॉन्च हुई आकाशा एयरलाइन। राकेश झुनझुनवाला जी अच्छे से जानते थे कि एविएशन सेक्टर में कोई भी कंपनी अभी तक बहुत पैसे नहीं बना पाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस सेक्टर में बेट ली और 280 करोड़ इन्वेस्ट करके 40% स्टेक के साथ बन गए आकाशा एयरलाइंस के मालिक। उन्होंने अपनी नेटवर्थ का 1% से भी कम अमाउंट इस हाईली रिस्की बिजनेस में डाला, जिसका डाउन साइड तो बस 280 करोड़ का जाना था, लेकिन अप साइड या यूं कहें रिवार्ड इन्फिनिटी है। पर अफसोस राकेश झुनझुनवाला इस एयरलाइन के सफर को ज्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर पाए और साल 2022 में 14 अगस्त को उनकी डेथ हो गई और पीछे छोड़ गए तो बस अच्छी यादें और बहुत सारे स्टॉक मार्केट की नॉलेज। आपने राकेश झुनझुनवाला की लाइफ से क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप इसी तरह के और बिजनेस स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।